बैक क्लास 11th। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। चैप्टर 5, आपका थीम 5 है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूरोप की बात करेंगे। यूरोप में कैसे 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक क्या चेंजेस आते हैं, क्या वहाँ पर लोगों के चेंज होते हैं रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग साइंस, और किस तरीके की सोसाइटी वहाँ पर डेवलप होती है रूरल से अर्बन। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे लोग वहाँ पर नए नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और पुरानी चीज़ों को लेकर उनको नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम द 14 टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोप में कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में टाउन्स का ग्रोथ हो रही थी और साथ ही साथ वहाँ पर क्या चीज़ें डेवलप हो रही थी। टाउन्स में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, फ्लोरेंस, हाइलाइटर ऑन है, फ्लोरेंस है ना, वेनिस, रोम, ये सारे क्या बन गए, ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग हो गए। इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग कैसे बने ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, कैसे यहाँ पर इनकम जनरेट हुई और किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। अभी हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे, बस जस्ट यहाँ पर हम लोग एक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या हुआ, उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया था। तो प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से एक फ़ायदा ये हुआ कि जो बुक्स थी, जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, उनको अब दोबारा से लिखना नहीं पड़ता था या किसी को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता था टू राइट दोज बुक्स अगेन। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती थी कि पैसा ज़्यादा लगता था, दूसरी बात होती थी कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। क्योंकि आप सोचो, अगर आपको एक 300 पन्ने की बुक लिखने को कहा जाए और उसको कॉपी करना हो एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड, तो इट विल टेक सम टाइम। उसी जगह पर अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रिंट आउट निकाल दो, तो प्रिंट आउट आपका 10 मिनट में आ जाएगा पूरा काम। तो जो काम आपका डेज में कंप्लीट होता था, वो काम आप प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बहुत ही कम टाइम में उससे डबल ट्रिपल काम होने लगा। तो इस तरीके से बुक्स का प्रोपोगेशन हुआ और ऑथर्स ने अपने आइडियाज़ को दूसरे जगह पर स्प्रेड करने के लिए बुक्स का प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ एक हिस्ट्री डेवलप हुई वहाँ पर। हिस्ट्री डेवलप हुई का सेंस क्या होता है कि जो लोग थे उन लोगों ने अपने आप को पुराने टाइम से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, रोमन टाइम से, कि ग्रीक्स एंड रोमन्स हमारी सिविलाइजेशन थी जो बहुत वेल ऑफ थी, डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, काफ़ी ज़्यादा एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस थी। उनसे हमको सीखना चाहिए और हमको बैक टू आवर रूट्स, हम लोग को उसी तरीके से अपने नए सोसाइटी को भी डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। फिर अब आप बात करोगे तो 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने एक टर्म यूज़ किया इसके लिए, रेनेसा। रेनेसांस भी बोलते हैं कई लोग, रेनेसा भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म, है ना, रीबर्थ। तो इसको क्यों यूज़ किया गया, इसको इसलिए यूज़ किया गया कि जो इस टाइम पीरियड में ऑब्ज़र्व किया यहाँ की पेंटिंग से, राइटिंग से और स्कल्पचर से, सोसाइटी चेंजेस से, तो हिस्टोरियंस ने पाया कि ये सारी चीज़ें पुराने टाइम पर थी, इनको दोबारा से यहाँ पर रीस्टार्ट किया गया रेनेसा के टाइम पे, इसीलिए उनका रीबर्थ हुआ और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रेनेसा, टू डिस्क्राइब द कल्चरल चेंजेस ऑफ दिस पीरियड। तो हिस्टोरियन जिसने इसको एम्फेसाइज किया था रेनेसा को, वॉज अ स्विस स्कॉलर जैकब बर्कहार्ट। स्विस स्कॉलर जैकब बर्कहार्ट, 1818 से 1897 इनकी टाइम है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर एंड तक, और यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल इन स्विट्ज़रलैंड, यहाँ के ये स्कॉलर थे। इन्होंने स्टार्ट किया कि रेनेसा का टाइम पीरियड ये था और इस टाइम पर कल्चरल रिवाइव होता है, रिलीजन रिवाइव होता है, अलग तरीके से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमको अपने पुराने तरीके से कनेक्ट करना है और अपनी सोसाइटी को आगे लेकर जाना है। एक लोगों के अंदर नए इन्वेंशन करने का, नए तरीके से चीज़ों को अडाप्ट करने का, अप्रोच करने का तरीका आता है। ठीक, इन सब की बातें यहाँ पर होती हैं। और 1860 में
ये एक बुक लिखते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। तो ये एक बुक लिखते हैं, ये बुक आपको पता होनी चाहिए। MCQ में दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि हु रोट अ बुक द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। तो आपका आंसर होगा जेकब बर्कहार्ट, स्विस स्कॉलर, जेकब बर्कहार्ट स्विस स्कॉलर। ठीक, देन अब आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं धीरे धीरे। द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़। अब इटालियन सिटीज़ की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर रिवाइवल की बात क्यों हो रही है? तो देखो, रिवाइवल की बात तब होगी जब ऑलरेडी कोई चीज़ ख़राब हो चुकी होगी। जब कोई चीज़ सही चल रही है तो उसके रिवाइवल की तो नीड है नहीं, उसको तो और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़ का मतलब यही है कि इटली का क्या हुआ था कि रोमन एम्पायर में था, तो यहाँ के कई सारे टाउन्स पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स थे पहले, वो सब अब टाइम के साथ डिके हो गए थे, वहाँ पर चीज़ें गिर गई थी, क्वालिटी गिर गई थी, तो वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए विद दी अपडेटेड सोसाइटी। तो इस तरीके से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, नो यूनिफाइड गवर्नमेंट। यूनिफाइड गवर्नमेंट होगी तो क्या करेगी, वो एक तरीके से चीज़ों को साथ में लेके चलेगी पूरे रीजन को, क्योंकि उसके लिए सारे रीजन इक्वल हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर फ्रैगमेंटेड कर दिया जाए, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, तो इनका अप्रोच अलग होगा, इनका अप्रोच अलग होगा और इनका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा। और ये तीनों हो सकता है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करें और उस तरीके से इम्प्रूव ना कर पाएँ। इनमें से कोई हो सकता है कि डेस्पोटिक हो, डिक्टेटर टाइप का हो, कोई हो डेमोक्रेटिक हो। तो जो डेमोक्रेटिक वाला है वो अपने कंट्री को या अपने रीजन को ऊपर अपलिफ्ट कर लेगा, दूसरा वाला उसको डाउनफॉल कर देगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें डेवलप होंगी, जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही होंगी, वो स्पोरैडिकली हो रही होंगी, हर जगह यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो पोप थे वो रोम में उनकी खुद की सॉवरेन स्टेट थी, एक रीजन था वहाँ पर रोम में, खुद ही वहाँ पर जो थे वो पोप, इसको पोप रूल करते थे। तो पोप के अलावा वहाँ पर कोई और अपनी लॉज को नहीं, क्या कहते हैं उसको, कर सकता था कंटिन्यू, हाँ, लॉज को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर पोप ही सुप्रीम अथॉरिटी थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये सारे काम इटली में चल रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं है, पोप के पास अपनी सॉवरेन अथॉरिटी है, वो खुद का रीजन देख रहे हैं, तो किसी और का लॉज वहाँ पर नहीं चलेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, वेस्टर्न यूरोप में जो आपका ब्रिटेन के साइड है, ब्रिटेन और उधर की तरफ का एरिया जो है, वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वहाँ पर लैटिन चर्च था, तो लैटिन चर्च के अंदर सब चीज़ें यूनिफाइड हो गई कि रिलीजन को लैटिन चर्च ऑब्जर्व कर रहा है, रीजन को फ्यूडल लॉर्ड्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स ये आपको पता होगा कि एक कोई किंग होता है, उसके अंदर कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन को, फ्यूडल लॉर्ड 1, फ्यूडल लॉर्ड 2, फ्यूडल लॉर्ड 3, तो वो कई सारे रीजन्स को, उस रीजन को पर्टिकुलरली मैनेज कर रहे होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। तो ये सिस्टम आपका वेस्टर्न यूरोप में चल रहा था और वहाँ पर चीज़ें इस वजह से अच्छी थी। साथ ही साथ क्या होता है, बाइजेंटीन एम्पायर का एक्सपेंशन होता है ट्रेड की वजह से, और इस्लामिक कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जो अरब कंट्रीज़ होती हैं। इससे इटली का फ़ायदा ये होता है कि इनके कोस्ट पर ट्रेड होने लगता है, तो इनको भी कुछ फ़ायदा उसका मिलेगा। फिर साथ ही साथ क्या होता है, मंगोल्स जो होते हैं वो भी चाइना में सिल्क रूट के थ्रू अपना ट्रेड ओपन अप कर देते हैं। तो सिल्क रूट के थ्रू, क्योंकि सिल्क रूट आपको पता है पुराना था, ये आपने 10th में पढ़ा है सिल्क रूट। तो आपने देखा कि सिल्क रूट में क्या होता था कि चाइना से सिल्क का प्रोडक्ट्स यूरोप में भेजा जाता था फॉर ट्रेड, तो वो जे सूट से होके जाता था, दैट रूट वाज नोन एज सिल्क रूट, क्योंकि वहाँ से सिल्क का गुड ज़्यादातर जाता था। तो इसी तरीके से मंगोल्स ने क्या किया, फिर से चाइना को सिल्क रूट को ओपन अप किया और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज से। इसके बाद क्या होगा, इसमें इटालियन जो टाउन्स होते हैं, जो कोस्टल टाउन्स थे वो ओपन अप हो जाते हैं और साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या कि जैसे ये एक रीजन है,
ये इसके डिविजन्स हैं। अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं जो सी वाला जो मैं मार्क करूँगा वो आपको समझना है कि जो आपको सी वाला मैं मार्क करूँगा वो आपको समझना है कि कोस्टल टाउन है। तो आपका सी ये कोस्टल टाउन, ये कोस्टल टाउन, ये कोस्टल टाउन, ठीक है। ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ऐसे ये, ऐसे ही ये। तो जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा एम्पायर है, यूनिफाइड गवर्नमेंट है नहीं, वहाँ पर सब लोग अपना एक अलग अलग एम्पायर चला रहे हैं। तो जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो ट्रेड इटालियन कोस्ट सिटीज़ से होते हुए जाता था ट्रेड। तो यहाँ पर जो ट्रेड होता जाएगा, जो मर्चेंट्स होंगे दे विल टेक सम रेस्ट, है ना, दे विल ऑफलोड देयर गुड्स, दे विल क्या कहते हैं, यूज़ दीज कोस्टल सिटीज़ फैसिलिटी शिप बिल्डिंग में, नेविगेशन में, खाने के लिए, स्टे करने के लिए। तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता जाता है इस ट्रेड की वजह से। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये सिटीज़ अपने आप को सेपरेट कर लेती हैं और दे कंसीडर देमसेल्व एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। अब ये कहती हैं कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर एम्पायर, और हम लोग कि ये खुद की जो सिटी है ये अपने आप में सफिशेंट है, स्टेट्स है, ठीक है, सिटी स्टेट अपने आप में सफिशेंट है और हमको किसी और की नीड नहीं है। जैसे प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो प्रेजेंट डे में अगर आप सिटी स्टेट का एग्जाम्पल देखोगे तो क्या होगा, प्रेजेंट डे सिटी स्टेट का एग्जाम्पल आपका होगा सिंगापुर, ठीक, क्योंकि एक सिटी भी है और वो अपने आप में एक स्टेट भी है। स्टेट एज इन कंट्री की हम बात कर रहे हैं, नेशन की बात कर रहे हैं। तो वो तो वैसे ही यहाँ पर भी था। फ्लोरेंस एंड वीनिस इस तरीके के दो रिपब्लिक बन गए जिनको प्रिंस रूल करते थे और वहाँ पर ट्रेड अच्छे से होता था, मर्चेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ थी, ट्रेड बहुत अच्छे से वो लोग करने लगे। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ वॉज वीनिस, अदर वॉज जिनोवा। दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। द क्लर्गी वर नॉट पोलिटिकली डोमिनेंट हियर नॉर वर देयर पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, जो ये चीज़ मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर रखी है इसका सेंस क्या हुआ। अब इसका सेंस ये हुआ कि जैसे अब यहाँ पर वीनिस और जेनोवा दो की बात करी गई, ये दोनों सिटी स्टेट्स थी। इन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। जब इन्होंने अलग कर लिया तो इनका जो मैनेजमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यहाँ के सिर्फ प्रिंस देखेंगे। साथ ही साथ इनका रीजन छोटा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो जब रीजन छोटा होगा तो उसको मैनेज करना ईजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। देखो आप छोटी चीज़ को मैनेज करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े रीजन को। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी थी। साथ ही साथ ये कोस्टल टाउन्स थे, यहाँ पर ट्रेड होता था, यहाँ पर मर्चेंट्स दूसरे आते थे। तो इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया। आप इसका एक एग्जाम्पल सबसे बढ़िया देख सकते हो, जब इंडिया में वो आ रहे थे आपके पोर्टुगीज़ 1498 में, वास्को डिगामा, और उसके बाद जो भी अदर यूरोपियंस आए, उन सब ने शिप बिल्डिंग, जो बढ़िया शिप बिल्डिंग होती है, अच्छी क्वालिटी की काम वाली टेक्निक्स, वो इन दोनों से सीखी है। जेनुइज और विनीशियन ट्रेडर्स जो थे, मर्चेंट्स थे, ये लोग बहुत अच्छे शिप सेलर्स थे। तो इन लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो जो बड़े नेशन थे आपके, पोर्टुगल हो गए, आपके स्पेन, ब्रिटेन, है ना, डच, डेनिश, ये सारे जो थे इन लोगों से हेल्प लेते थे शिप बिल्डिंग में समझने के लिए चीज़ों को। तो इनका शिप बिल्डिंग इतना बढ़िया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग टाउन्स फ्लरिश हो गए और इन्होंने अपने आप को एक सेपरेट सिटी स्टेट कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या था, ये लिखा है आपका क्लर्गी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आती है। क्या होता है कि अगर जैसे कोई किंग है, उसने लोगों को अपॉइंट किया कि आप जाके इस पर्टिकुलर चीज़ों को देखो। जैसे उसने क्या किया कि मार्केट के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया, मिलिट्री के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया, ट्रेड के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया। जब ये सारी चीज़ें उसने करी तो उसने क्या किया, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो ये लोग इस चीज़ को अपने हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि किंग को सिर्फ किससे मतलब है, किंग को सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है। इसने कहा कि आपको हमको 100 कॉइन्स देने हैं गोल्ड के पर हेड,
अब 100 कॉइन्स देने हैं या फिर 1/3 देना है, जो भी डिसाइड करे, 1/3 1/4, तो ये क्या करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि किंग को इसके अलावा या फिर इसके अलावा तो मतलब है नहीं। अगर किंग ने 100 कॉइन्स का ऑर्डर किया है कि आई वॉन्ट 100 कॉइन्स एज रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मिलिट्री, जो अटैक होगा, जो लूट करेंगे लोग, और ट्रेड से, तो ये लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम 1000 करें तो कम से कम 900 हमारे पॉकेट में आ जाए। उसके लिए ये लोग एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्लर्गी यही काम करेगा, साथ ही साथ फ्यूडल लॉर्ड्स भी यही काम करेंगे। तो जो फ्लोरेंस एंड वीनिस और जिनोआ थे, यहाँ पर क्लर्गी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स उतने पावरफुल नहीं थे, या फिर नहीं ही थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ऑलमोस्ट। तो इसकी वजह से ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आना कम हुई। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती थी, जो मर्चेंट्स थे वो आपस में डिसाइड करके कि गुड्स की डिमांड क्या है, सप्लाई कितनी है, उस बेसिस पर चीज़ों को बेचते या खरीदते थे। क्योंकि अगर ये लोग रहेंगे ओवरसी करने के लिए तो इनको अपना भी बेनिफिट चाहिए, और ये क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे रिस्ट्रिक्शंस या फिर टैक्स लगाएंगे। तो उस चक्कर में ट्रेड्स के लिए ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को भी करना पड़ेगा, तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो बेनिफिट नहीं कमा पाएंगे। इस वजह से ये दोनों कंट्री आपकी फ्लरिश करती हैं। देन अब आप आओगे यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमैनिज्म पे। अब क्या होता है कि दी अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स। क्यों? मैंने आपको बताया कि इटली स्टार्टिंग में इन लोगों ने रोमन और जो ग्रीक था, तो ग्रीस आपका हो गया ग्रीक वाला रीजन, और रोमन वाला इटली का ही रीजन है। यहाँ पर पहले से यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश थी, क्योंकि पुराने टाइम से इटली वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग। तो इटली सेंटर ऑफ लर्निंग थी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ, द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पैजुआ एंड बोलोनिया, ठीक, ये दो आपकी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ, पैजुआ एजुकेटेड वाला जो जा होता है एजुकेशन में, जो डी का प्रोनाउंसिएशन होता है, वही यहाँ पर भी होगा, पैजुआ और बोलोनिया, ठीक। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी लीगल स्टडीज़ के लिए, फॉर लॉ। क्यों लॉ के लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इटली में आपने देखा टाउन्स में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, मर्चेंट्स ट्रेड कर रहे हैं, तो यू नीड सम काइंड ऑफ लॉ, सम फॉर्म ऑफ लॉ टू कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली। तो आपको जब स्मूथली चीज़ों को रन करना है, उसके लिए लॉ चाहिए, और लॉ के लिए आपको लॉयर्स चाहिए होंगे, ऐसे लोग चाहिए होंगे जो लीगली वेल ऑफ हो, पढ़े लिखे हों, लीगल नॉलेज जिनको ज़्यादा हो। तो वो लोग क्या कर पाएंगे, चीज़ों को डिसाइफर कर पाएंगे और आपको बता पाएंगे कि लॉ कहाँ पर क्या कहता है, ट्रेड के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में लॉ की बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी और डिमांड भी थी, क्योंकि कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, कॉमर्स का मतलब आपका ये ट्रेड हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी ये सिटी में मेन था। एग्रीकल्चर से ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस वहाँ पर किसका था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। इसी वजह से लॉयर्स की और नोटरीज़ की यहाँ पर डिमांड रहती थी, लॉयर्स एंड नोटरीज़, लॉयर्स एंड नोटरीज़, क्योंकि जो लीगल डेफिनेशन होगी उसको डिसाइफर कौन कर पाएगा, लॉयर ही अच्छे से कर पाएगा, ठीक। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, अब लॉ की इम्पोर्टेंस है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर भी एम्फेसिस शिफ्ट होने लगता है। किस तरफ शिफ्ट होने लगता है? अब शिफ्ट होने लगता है यहाँ पर पुरानी चीज़ों पर, हिस्ट्री को लेकर, है ना। तो अब यहाँ पर जब शिफ्ट होगा लॉ से, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रांसेस्को पेट्रार्क, ये आपका फ्रांसेस्को पेट्रार्क, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमको अपनी हिस्ट्री को भी जानना होगा, वी नीड टू स्टडी आर हिस्ट्री, क्योंकि एंटिक्विटी जो है वो एक सिविलाइजेशन है जिसको समझने के लिए हमें एंशिएंट ग्रीक्स और एंशिएंट रोमन राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा। हमें अगर अपनी हिस्ट्री को जानना है, हमें चीज़ों को समझना है कि कैसे ओवर द टाइम वो फ्लरिश होती गई, इस्टेब्लिश होती गई, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पुराने टाइम पर क्या चीज़ें होती थी, उसके लिए उस टाइम के लिटरेचर को, उस टाइम की बुक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से इन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर्स, कि हमको पुराने टाइम को समझना पड़ेगा। देन और इन्होंने ये बोला कि इस एजुकेशनल प्रोग्राम में
ये नहीं है कि सिर्फ आप रिलीजियस टीचिंग समझा देगी आपको सारी चीज़ें। आपको रिलीजन हर चीज़ नहीं समझा पाएगा, बिकॉज रिलीजन एक लिमिट तक चीज़ों को डिफाइन करेगा। उसके बाद सोसाइटी में क्या चीज़ें एक्चुअली में हो रही हैं वो आपको एंशियंट राइटर्स जो हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। देन ओनली यू गेट टू नो कि किस तरीके की चीज़ें पास्ट में थी और क्या चेंजेस अब आए हैं। तो हमको हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। इसके लिए एक टर्म यूज किया ह्यूमनिस्ट, है ना, ह्यूमनिस्ट। इसका मतलब सिंपल से यही होता है, अगर आप बेसिक लैंग्वेज में समझो, लेमन लैंग्वेज में ह्यूमनिस्ट का, कि हम लोग ह्यूमन कल्चर को देखते हैं, है ना, ह्यूमन को सेंटर में रख के, इंसान को सेंटर में रख के वी गेट एन आइडिया, वी ट्राई टू क्या कहते हैं, डिड्यूस थिंग्स फ्रॉम लॉजिकल पर्सपेक्टिव कि क्या चीज़ें सोसाइटी में हुई हैं। सेंटर कौन रहेगा? अब ह्यूमन रहेगा। पहले के टाइम पर सेंटर क्या था? रिलीजन, कि रिलीजन और गॉड, जो चर्च इनका कहता था कि रिलीजन और गॉड को सेंटर में रख के चीज़ें डिफाइन करते थे। अब नए टाइम पर क्या होने लगा कि ह्यूमैनिज्म एक कॉन्सेप्ट आया और इसमें कहा गया कि ह्यूमंस नीड टू बी एट द सेंटर पॉइंट सो दैट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली में क्या चीज़ें होती रही हैं। तो ह्यूमनिस्ट टर्म किसके लिए यूज़ करते थे? द पर्सन हु टॉट ग्रामर, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी। तो ग्रामर भी पढ़ रहे हो आप, पोइट्री भी पढ़ रहे हो, रिटोरिक होता है जैसे कॉन्वर्सेशन काइंड ऑफ, वाद विवाद, डिबेटेबल टॉपिक्स, इस तरीके से, है ना, और आपका हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी। तो ये चीज़ें आप कैसे पढ़ोगे? हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो यू विल स्टडी हिस्ट्री बेस्ड ऑन द फैक्ट्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या फिर बुक्स, तो उन चीज़ों को आप पढ़ के जानोगे। मॉरल फिलोसफी पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि एज ए ह्यूमन हमारी मोरालिटी क्या कहती है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटस फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वॉज डिराइव्ड हैड बीन यूज्ड many centuries ago by Roman lawyer and essayist Cicero, a contemporary of Julius Caesar. Essayist and Roman lawyer Cicero. तो ह्यूमैनिटास लैटिन वर्ड है, इससे लिया गया है ह्यूमैनिटीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले किसने यूज़ किया था? सिसेरो ने, हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ रोमन रूलर जूलियस सीजर। ये आपको उसका नाम सुना होगा आपने, सीजर सैलेड आपने खाया होगा, तो वो सीजर सैलेड वही वाला है, ये जूलियस सीजर वाला ही है सीजर सैलेड। नहीं खाया तो ट्राई करिएगा। देन हैशटैग सीजर सैलेड, अगर आपने सुना है तो उस पर हैशटैग कर कॉमेंट कर देना। देन अब आगे आते हैं। तो अब आपको इस चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या था कि रिलीजन को उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट रिलीजन से नहीं बल्कि हमको इंडिविजुअल से डिस्कस करके, डिबेट करके चीज़ों को समझना है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलीजन से ही सिर्फ कनेक्टेड नहीं है, ह्यूमन से कैसे वो कनेक्टेड है। क्योंकि देखो, आप जब मॉरल फिलॉसफी की आप बात करोगे हिस्ट्री की, तो आप रिलीजन के पर्सपेक्टिव से तो देखोगे, बट आप उसको ये भी तो देखोगे कि उस टाइम पर जो सोसाइटी थी, जो लोग थे, वो उसको कैसे हैंडल करते थे। अगर हम बात करें आज से कई सौ साल पहले की, है ना, तो उसमें अगर आपको देखना हो कि कैसे पनिशमेंट मिलती थी थीव्स को, मर्डरर्स को, तो आप उसको कंपेयर करोगे जो उस टाइम की प्रैक्टिस रही होगी एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ प्रैक्टिस। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को समझते जाओगे। देन अब क्या होता है, धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आते हैं इससे। क्यों रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ क्यों आगे लगे? क्योंकि इन्होंने कहा कि सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ रिलीजन से नहीं हैं। और यहाँ पर रेवोल्यूशनरी की जब हम बात करेंगे तो रेवोल्यूशनरी डज नॉट मीन कि कुछ वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं। अगर एक बात आप समझिए, देखिए कुछ टर्म्स क्या होते हैं, आपकी लैंग्वेज में वो टर्म्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि आप उनको हमेशा सोचते हो कि इसका मतलब सिर्फ कुछ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जबकि उसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। तो जब हम रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की बात करते हैं, चाहे हम हिस्ट्री में बात करें, पॉलिटिकल साइंस में बात करें, कहीं पर भी आप बात करोगे, तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ का मतलब होता है कि एक रेवोल्यूशन का मतलब नया तरीका जो पुराने ऑर्थोडॉक्स व्यू से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ का मतलब हुआ कि पुराना ऑर्थोडॉक्स व्यू क्या था? रिलीजन।
रिलीजन से डिफरेंट है अगर कोई चीज़ जो एक नया आइडिया लेके आ रही है, नए तरीके का आइडिया, नए तरीके का पर्सपेक्टिव, नया पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया हो जाएगा जो चीज़ों को चेंज करने का एक कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो वो आपका रेवोल्यूशनरी आइडिया हो जाएगा। इस पर थोड़ा मैंने डिस्कस इसलिए कर लिया क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर आपसे पूछा जाए रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ तो आपको लगेगा अटैक होने लगेगा पुरानी चीज़ों पर, या फिर कुछ राइट टाइप का हो जाएगा, किसी के अगेंस्ट जाना है। हर टाइम ये चीज़ नहीं होती है। रेवोल्यूशनरी आइडिया का मतलब सिर्फ ये कि पुराने आइडिया से चेंज होकर कुछ ऐसा नया आइडिया लेकर आएँ जिससे नई चीज़ें डेवलप हों और उससे बढ़िया चीज़ें होती जाएं आगे की सोसाइटी के लिए, एक रेवोल्यूशन आए, एक चेंज आए। ठीक है, अब तो क्या हुआ, ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, कौन से आइडियाज़ रेवोल्यूशनरी, जो हमने अभी बात करी कि ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को हमको देखना है, हमको रिलीजन को अब नहीं सेंटर पे रखना है, अब हमको ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, इंडिविजुअल को रखना है सेंटर पे। इंडिविजुअल को सेंटर पे रख के वी विल डिस्कस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन पेट्रार्क्स ओन होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस में एक यूनिवर्सिटी बनती है और वहाँ पर ही सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ प्लेस लेते हैं और चीज़ें डेवलप होती हैं। फ्लोरेंस केम टू बी नोन बिकॉज ऑफ डांटे एलिगेरी, अ लेमैन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम, जियोटो एन आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेज। तो आपको देखोगे फ्लोरेंस के दो मेन आपको यहाँ पर देखेंगे लोग, डांटे और जो रिलीजियस थीम्स पर लिखते थे, जियोटो आर्टिस्ट जो लाइफ लाइक पोर्ट्रे बनाते थे, जैसे उसका एग्जाम्पल एक ये दिया हुआ है। ठीक है, चाइल्ड जीसस, तो लाइफ लाइक पोर्ट्रे है ना, कि आपको लगेगा कि जैसे सामने डिपिक्ट हो रहा है सेम चीज़ें ये वैसे ही बन रही हैं, जैसे ह्यूमन, इसी को कहते हैं ह्यूमन इंस्पायर्ड, कि जो सामने आपको दिखा आपने उसको एज इट इज़ बना दिया। वहाँ से क्या होता है, मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एंड अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो फ्लोरेंस वहाँ से क्या बन जाती है, एक इंटेलेक्चुअल सिटी इटली में, और एक सेंटर बन जाता है फ्लोरेंस आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पर नए नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, एक आप देखते हो द टर्म रेनेसा मैन, जैसे हम लोग लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा, लियोनार्डो दी कैप्रियो एक हॉलीवुड एक्टर है, लियोनार्डो दा विंची, हम बात कर रहे हैं रेनेसा के टाइम पे इटालियन पॉलीमैथ की। इटालियन पॉलीमैथ इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ही न्यू पेंटिंग, ही न्यू आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, है ना, पोर्ट्रे, मोनालिसा इन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस थे, काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते थे। तो रेनेसा मैन का मतलब यही होता है कि ऐसा पर्सन जिसकी कई सारे इंटरेस्ट एंड स्किल्स हों, जिसकी वजह से लोग उसको जानेंगे अलग अलग टाइम में। अब देखिए, कोई अगर सिंगिंग बहुत अच्छी करता है तो वो बहुत फेमस सिंगर हो जाएगा, लेकिन इसी जगह पर कोई अगर सिंगर भी होगा, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे प्ले करता होगा, डांस भी बहुत अच्छा करता होगा, और वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा होगा और कई सारी चीज़ें करता होगा, तो आप उसको ज़्यादा याद रख पाओगे क्योंकि वो पर्सन यूनिक है बिकॉज ऑफ हिज वेरीड कैपेबिलिटीज़। वो रेनेसा मैन है काइंड ऑफ, तो जिसके कई सारे इंटरेस्ट और स्किल्स होंगे उसी को बोलेंगे रेनेसा मैन। इसमें यहाँ पर दिया भी है, देवर स्कॉलर, मतलब लिटरेचर भी अच्छा लिख सकते थे, चीज़ों को समझ सकते थे। डिप्लोमैट, एक बात करने का तरीका, लोगों को अप्रोच करने का तरीका, कंट्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी रीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। थियोलॉजियन, रिलीजन पे बात करते थे। आर्टिस्ट, मतलब पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें कंबाइंड इन वन, इसी को बोलेंगे रेनेसा मैन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पार्ट 1 आज ख़त्म हो गया है। हम लोग पार्ट 1 इसको समझ लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको आगे ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या होता है। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। कोई आपका डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, और प्लीज़ अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। शेयर ज़रूर करना, अच्छा लगेगा। सब्सक्राइबर प्लीज़ आप लोग शेयर करो, लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोग भी पढ़ पाएँ और इनपुट देते रहो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव अपॉन थिंग्स, कि मैं और चीज़ें कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू क्लास।